हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो उम्मीद है कि कल का जो डाउट सेशन यानी कि संडे स्पेशल था, तो उसको जो है आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया होगा, सभी लोगों ने देखा होगा, जिससे कि आपका जो है सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जो है एग्ज़ाम में किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं, किस तरह से सिलेबस को ख़त्म करने वाले हैं। वैसे 10th का तो हम लोग जो है सिलेबस बहुत हद तक जो है कवर कर लिए हैं। इसको कवर तो ऐसे भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको रिवीजन के लिए टाइम बचा के रखता हूँ, ठीक है, ताकि मतलब वो आपको बाद में काम आ सके रिवीजन के लिए। तो आपका सिलेबस जैसा कि मैंने बताया कि दिसंबर से पहले ही जो है हो सकता है, लेकिन मतलब आपका जो है लेटेस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक आपका जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस ख़त्म। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन क्वेश्चन, यानी कि जो बताए हैं सिर्फ उसी को रिवाइज करेंगे। उसमें भी देखेंगे कि और कुछ छूट तो नहीं गया है, बस हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे। उसमें आप लोग को ज़्यादा रिप्लाई देना होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग उसी को सिर्फ देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेशन जो है आपका आधा घंटा से 1 घंटा के बीच में होता है। तो इसमें हम लोग जो है अब काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसी को सिर्फ कवर करेंगे। बाकी बात जो है सिलेबस की टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है, वो आप हम पे छोड़ दीजिए, पढ़ने का काम आप कीजिए, ठीक है। इसीलिए जो है आपका कल का थंबनेल भी था कि अब जो है आप लोग के पास मतलब मात्र जो है 80 दिन बचा हुआ है, यानी 18 डेज। उसमें भी कुछ जो है संडे की छुट्टी है, तो कुछ जो है क्लास नहीं हो पाएगा। तो ये सारा चीज़ को लेकर भी हम लोग जो है सिलेबस को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। अगर आप लोग को एग्ज़ाम को लगाना है पार, तो क्लास देखना होगा लगातार, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही जो है स्टेट बोर्ड एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है, ऐसा पूछता है। तो देखिए हम लोग उसी को सबसे पहले देखते हैं। परावर्तन तो मैंने पढ़ा दिया है आपको। परावर्तन में मैंने क्या पढ़ाया आपको, जब कोई आपतित किरण किसी दर्पण से टकराकर पुनः लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी परावर्तित हो गया, आया गया, ठीक है। ये मिरर हो गया, यानी ये दर्पण है, तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको परावर्तन वाला चैप्टर में। तो अब बात आती है अपवर्तन की। अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन क्या होता है, हम लोग का मेन फोकस इसी पे है, ठीक है। परावर्तन की आप डिफिनेशन भी इसी तरह से लिखिएगा, ठीक है, ऊपर में डिफिनेशन लिख दीजिएगा कि जब कोई आपतित किरण किसी दर्पण से टकराकर पुनः लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन देखिए, अपवर्तन को समझने से पहले आप क्या समझिए, अपवर्तन को समझने से पहले आपको क्या समझना है, मीडियम यानी माध्यम, मीडियम यानी कि माध्यम, ये होता क्या है, सबसे पहले ये बताइए। माध्यम हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं, जैसे कि हवा, पानी, कांच, ठीक है, प्लास्टिक, कुछ भी हो सकता है। माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, प्रकाश जो है, प्रकाश हमेशा कैसे चलती है,
प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में चलती है, इस तरह से, ऐसे सीधा एकदम आते जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा आएगा, प्रकाश बिल्कुल सीधा आने वाला है, ठीक है। तो प्रकाश कैसे आता है, बिल्कुल सीधा। लेकिन किसी चीज़ में जब टकराता है, जैसा कि मैंने बताया था विवर्तन के बारे में, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे ये रखा हुआ प्रकाश ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके मुड़ के फिर सीधा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके आया, थोड़ा सा ऐसे किया, फिर उतने पे आ गया, इतना पे सीधा चल गया। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, विवर्तन। इस घटना को क्या बोलते हैं, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, ये भी पूछा जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। विवर्तन यहाँ पे होगा, ठीक है, विवर्तन, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है। विवर्तन तो आपको एक्चुअली ऐसे ही बता दिया मैं, लेकिन विवर्तन भी पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग को मेन चीज़ क्या पढ़ना था, मेन चीज़ हम लोग को पढ़ना था अपवर्तन, अपवर्तन। चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग, अपवर्तन। अपवर्तन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, इंग्लिश में रिफ्रैक्शन। चलिए, तो माध्यम मैंने आपको बताया कि कुछ भी हो सकता है, हवा, पानी, कांच, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है किस चीज़ का, यानी कि बात आती है आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम का, ठीक है। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था जिसके वजह से ये कट गया, ठीक है। तो चलिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे मीडियम की, यानी माध्यम की। तो माध्यम की जब हम बात करते हैं तो आपका कौन सा होता है, एक आपका होता है सघन माध्यम, एक कौन होता है, सघन माध्यम, सघन माध्यम, और दूसरा आपका होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है। इसकी इंग्लिश देख लीजिए, सघन माध्यम को बोलते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और इसको बोलते हैं रेरर मीडियम, ठीक है, इसको बोलते हैं रेरर मीडियम, ठीक है। तो डेंसर मीडियम क्या होता है और रेरर मीडियम क्या होता है, यानी कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। जैसे जैसे मैं आपको दो मीडियम लेता हूँ, एक मैंने क्या लिया, पहला मैंने लिया एयर, एयर कहने का मतलब है यहाँ पे पहला मैंने क्या लिया, हवा, और दूसरा मैंने लिया यहाँ पे पानी, पानी कहने का मतलब वाटर। तो यहाँ पे रेरर माध्यम कौन होगा, रेरर माध्यम यानी कि विरल माध्यम, विरल माध्यम कौन होगा, विरल माध्यम आपका हवा हो जाएगा, यानी कि ये आपका विरल माध्यम, और पानी आपका क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, पानी आपका सघन माध्यम, सघन माध्यम कहने का मतलब है डेंसर मीडियम, ठीक है। तो सिंपल सा बात समझिए, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो डेंसर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी कम वो रेरर मीडियम। हिंदी में समझिए, जिसका घनत्व ज़्यादा वो सघन माध्यम, जिसका घनत्व कम वो विरल माध्यम। समझ रहे हैं ना। जैसे कि आप जो है इसको और अच्छे से समझिए, जैसे कि मैं आपको और कुछ मीडियम लेके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिया, पानी लिया, और उसके बाद मैंने क्या लिया, कांच लिया, पानी के बाद कांच लिया, एक पानी है दूसरा कांच है। तो यहाँ पे घनत्व किसका ज़्यादा, घनत्व ज़्यादा कांच का, घनत्व ज़्यादा कांच का होगा। तो कांच का जब ज़्यादा होगा घनत्व, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, यानी कि सघन माध्यम, ठीक है। जिसका घनत्व ज़्यादा, तो घनत्व ज़्यादा कांच का, और घनत्व कम किसका, घनत्व कम यहाँ पे पानी का। इन दोनों की बात कर रहे हैं हम। अगर हवा आ जाता तो फिर हवा चल जाता, मतलब दूसरा, ठीक है।
इन दोनों में से घनत्व किसका कम है, तो घनत्व कम है इन दोनों में से पानी का, तो पानी का घनत्व कम, तो जिसका घनत्व कम मैंने क्या बताया आपको कि जिसका घनत्व कम वो विरल माध्यम यानी कि रीरर मीडियम, ठीक है, और जिसका घनत्व ज़्यादा तो वो आपका सघन माध्यम। सघन माध्यम, विरल माध्यम समझ में आ गया। अब आपको प्रकाश का अपवर्तन अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत आदमी को यही पता नहीं रहता है कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, यानी रेरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। और जब प्रकाश का अपवर्तन में इसका प्रयोग होता है तो लगता है कहाँ से आग चल आया, किस चिड़िया का नाम है ये, या किस मतलब कौन सा पक्षी का नाम है या कौन सा जानवर का नाम है, कुछ समझ नहीं लग पाता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब प्रकाश का अपवर्तन कहते किसको हैं वो समझिए। चलिए पहले हमको फिगर बनाने दीजिए थोड़ा सा सघन माध्यम और विरल माध्यम का, ठीक है। मान के चलो कि इसमें क्या है, आपका वाटर है, इसमें आपका वाटर है, ठीक है। और ये जो है आपका नॉर्मल है। नॉर्मल कहने का मतलब यहाँ पे एक अभिलंब है, ठीक है, ये सीधी रेखा है, अभिलंब। चलिए ये क्या है, सीधी रेखा यानी कि अभिलंब है, ठीक है। अब मेरा बात समझिए, कोई प्रकाश जो है इधर से आ रहा है, कोई प्रकाश यहाँ से एंट्री कर रहा है, यहाँ से एंट्री कर रहा है, यहाँ तक तो ठीक आया, यहाँ तक ठीक आया बेचारा। लेकिन जैसे ही यानी पानी में प्रवेश किया, यानी वाटर में प्रवेश किया, तो इसकी चाल जो है क्या हो गया, इसका चाल जो है वो कम हो जाएगा। जैसे कि हवा में चाल ज़्यादा रहेगा, जहाँ घनत्व तो ज़्यादा तो वहाँ चाल कम, और जहाँ घनत्व तो कम तो वहाँ चाल ज़्यादा, ठीक है। तो घनत्व तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये चाल क्या हो गया, इसका कम हो गया। जाता ऐसे, जाता इस तरह से, अगर ये इसी चाल से चलता जिस चाल से कि आ रहा था तो इस तरह से जाता, लेकिन चाल कम हो गया पानी में तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यानी नॉर्मल के तरफ जो है मुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यानी अभिलंब के तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ तो है प्रकाश का अपवर्तन, यही चीज़ तो है। जैसे इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें, हम परिभाषा की बात करें, तो इसकी परिभाषा आप इस तरह से लिखते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से, अच्छा एक तो ये हो गया, पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, उसके बाद डिफिनेशन आपको बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए, मान के चलिए कि कोई प्रकाश जो है यहीं से आ रहा है, ठीक है। मान के चलिए ये जो है आपका कांच का ग्लास है, कांच का ग्लास है, ठीक है। और इसी में क्या है, लाइट सेट है, इसी में क्या है, लाइट आपका सेट है, ठीक है। इसमें जो है आपका लाइट सेट है। यहाँ से प्रकाश मान के चलो आ रहा है, पहले यहाँ पे रुको, पहले यहाँ पे एक नॉर्मल खींच लो, ये आपका अभिलंब है, ठीक है। प्रकाश मान के चलो, इसी में मैंने क्या बोला, लाइट सेट है, तो ये प्रकाश जो है क्या हो रहा था, आ रहा था इस तरह से, प्रकाश इस तरह से आ रहा था, धीरे 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 धीरे, ठीक है, आ रहा था। लेकिन जैसे ही ये कांच से बाहर निकला तो ये जो है और स्पीड में इधर आ गया, ठीक है। यानी और स्पीड, इसको आना था कैसे, ऐसे करके आना था, इसको यहाँ से, इसको जो है आना था इस तरह से, लेकिन ये क्या हो गया, स्पीड में पूरा इधर भाग गया, ठीक है। ओके, तो पहला में क्या हो रहा था, पहला में प्रकाश जो है अभिलंब की, जैसे ये नॉर्मल हुआ, ये अभिलंब हुआ, तो पहला में प्रकाश क्या हो रहा था, इधर आ रहा था, इधर, ठीक है। जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन आ रहा था किधर, यहाँ, थोड़ा सा कम हो गया था, ठीक है। दूसरा में क्या हो रहा है, दूसरा में नॉर्मल मतलब आना था इसको यहाँ, नॉर्मल इतना सट के आना था, लेकिन ये क्या हो गया, जैसे ही इसको रास्ता मिला ये क्या हो गया, भाग गया, ठीक है। इतना ही अंतर है। अब देखिए कि तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ये चीज़ जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए मैं इसको फिगर के सहायता से डिस्कस कर रहा हूँ पूरा। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन हमेशा
आप देख लीजिएगा, उठा के कोई सा भी पिछले ईयर का क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, उसमें आपको ये एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हमेशा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अब आप लोग देखिए यहाँ पे कि प्रकाश का जो आप बर्तन होता है हम लोग उसको बोलते हैं। आप डिफिनेशन आपको समझ में आएगा। चलिए डिफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिए, इसका डिफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, चाहे वो सघन माध्यम हो, विरल माध्यम हो, बाद का बात है। ठीक है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। लिखिए सीधा अभी आप, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह विचलित हो जाता है। या विचलित कहने का मतलब है कि प्रकाश को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम जो है नॉर्मल के साथ रहें, यानी अभिलंब के साथ अभिलंब के तरफ जाएं कि अभिलंब से दूर भागें। दोनों घटना मैंने आपको बताया कि एक में क्या हो रहा था, एक में हो रहा था अभिलंब की ओर जा रहा था, यानी ये अभिलंब है तो इसके तरफ जा रहा था। और दूसरा में क्या हो रहा था, दूसरा में हो रहा था कि अभिलंब से दूर भाग रहा था। ठीक है, उस दूसरा में अभिलंब से दूर भाग रहा था, तो वो जो है कन्फ्यूजन में हो जाता है। तो आपको क्या लिखना था, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह विचलित हो जाता है, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में लिखिए, when light is enter one medium to another medium, then it is displaced. This phenomena is known as refraction of light. This phenomena is known as refraction of light. ठीक है, ओके। और जैसा कि मैंने बताया कि खुद का नोट्स बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो किसी को जो है नोट्स के लिए आज के बाद परेशान नहीं कीजिएगा। ठीक है, किसी से नोट्स मांगने का कोई ज़रूरत नहीं। नोट्स एक्चुअली मांगने के लिए नहीं होता है, नोट्स बनाने के लिए होता है। खुद का नोट्स पढ़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आपका राइटिंग रहेगा, आपका सारा चीज़ रहेगा, आपका लैंग्वेज रहेगा, तो उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, ओके। तो प्रकाश का अपवर्तन मैंने आपको लिखा दिया डिफिनेशन। नीचे जो है फिगर बना लीजिएगा, जो फिगर मैंने अभी बनाया था। कौन सा फिगर, आप चाहे तो ये वाला फिगर बना लीजिएगा, ये जो मैंने बनाया था, यहाँ से जो है प्रकाश एंटर कर रहा था। ओके, जस्ट ए मिनट, ये नॉर्मल था, ये क्या है आपका अभिलंब, और यहाँ से प्रकाश एंटर कर रहा था। इसको जाना कैसे था, जाना था बेचारा को ऐसे, लेकिन ये क्या हो गया, बेचारा यहाँ से बोला नहीं उतना शक्ति नहीं है हमें, हम इधर ही मुड़ जाते हैं। ठीक है, ये उतना नहीं चल पाया, बेचारा इधर ही मुड़ गया, बोला नहीं उतना शक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ से इसको ये हो जाता है। ठीक है, और इसी के कारण अब देखिए क्या क्या इतना छोटा सा हो गया, काम तो इतना छोटा हुआ, बेचारा को चलो ठीक है शक्ति नहीं है, ये नहीं जा पाया, उधर नहीं जा पाया, लेकिन इसी के कारण देखो क्या क्या हो जाता है। आपसे क्वेश्चन, अब इसी एक क्वेश्चन से देखो हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये अब आप लोग देखिएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं डिफरेंस रूप में, यानी अलग अलग क्वेश्चन बदल बदल के पूरा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में।
ठीक है। तो देखो हम एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन करेंगे। यही कारण है, यही अपवर्तन के कारण जो है क्या क्या हो जाता है। ये अपवर्तन के कारण जो है जब आप पानी में जो है क्या करोगे, जब आप पानी में कोई सिक्का गिरा दोगे, ठीक है, जब पानी में कोई सिक्का गिरा दोगे तो ये जो है कैसा दिखेगा, थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा। ये जो है ना थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा। कहने का मतलब ये लगेगा क्या, सिक्का जो है उठ रहा है यानी ऊपर आ रहा है, लगेगा ऐसा देखने में, थोड़ा सा लगेगा कि ये जो है थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, ऐसा दिखेगा आपको। तो ये किसके कारण होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। फिर अगर आप पानी में जो है क्या करो, लकड़ी डाल दो या पेंसिल डाल दो, कुछ भी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भी आपको लगेगा थोड़ा सा क्या, टेढ़ा लगेगा। क्या आपको पानी में ये जब अंदर जाएगा तो ये लगेगा आपको क्या, आपने तो लकड़ी या पेंसिल बिल्कुल सीधी डाली थी, लेकिन पानी के अंदर जैसे ही जाएगा तो ये आपको कैसा दिखेगा, टेढ़ा दिखेगा बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा सा आपको टेढ़ा प्रतीत होगा, यानी टेढ़ा दिखाई देगा, यानी कर्व्ड आपको दिखाई देगा थोड़ा सा, ये स्ट्रेट दिखाई नहीं देगा। इसी के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सारा चीज होता है, ठीक है। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, समझ गए। ओके। और इसके बाद जो है, इसके बाद ये तो आपको हो गया। इससे अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पानी में डूबी हुई पेंसिल या लकड़ी, ऐसे करके दे देगा, लकड़ी भी दे सकता है पेंसिल भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी प्रतीत क्यों होती है। तो अब तो आप जान गए हैं कि टेढ़ी प्रतीत क्यों होती है, तो अब आप लिख दीजिएगा आराम से कि पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी प्रतीत इसलिए होती है, या फिर सिंपल सा लिख दीजिएगा पानी में डूबी हुई लकड़ी प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ी प्रतीत होती है, यानी टेढ़ी दिखाई देती है। या फिर सिक्का के बारे में अगर पूछ दे कि पानी में डूबा हुआ सिक्का क्या पूछ देगा कि उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, तो आप सिंपल सा लिख दीजिएगा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी लिख दीजिएगा पानी में डूबा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है। हो गया, 2 क्वेश्चन सॉल्व। अपना नोट्स इसी तरह से बनाते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, उसी में लिख दीजिएगा पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, आंसर में लिख दीजिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोनों का आंसर एक साथ निकल जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या हो जाता है, दोनों इस तरह का दिखाई देता है। तीसरा चीज, इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि कांच के अंदर रखे हुए कोई फल जो होते हैं, कांच के अंदर रखे हुए कोई फल या फिर कांच के अंदर लिखे हुए अक्षर, जैसे मान के चलो ये क्या है, कांच है, ठीक है, ये क्या है, कांच है, इसके अंदर जो है कुछ भी अगर लिखा हुआ रहता इसके अंदर से, ठीक है, तो वो क्या होता, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता। जैसे मान के चलो ये छोटा लिखा हुआ रहता, ये छोटा इतना छोटा रहता लिखा हुआ, लेकिन जब इस पर कांच रखता तो ये क्या हो जाता, थोड़ा सा ये बड़ा दिखता। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ में से कोई भी सवाल आए तो आपको सीधा आंसर क्या डालना है, सीधा आपको आंसर ठोकना है यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और इसमें आप लोग 3 चीज़ मैंने बता दिया, ध्यान नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए क्या क्या, पानी में डूबा हुआ सिक्का यानी सिक्का वाला पार्ट मैंने बताया आपको, दूसरा
पानी में डूबा हुआ लकड़ी या पेंसिल? पानी में डूबा हुआ पेंसिल, पेंसिल, पानी में डूबा हुआ पेंसिल। तीसरा कांच के नीचे अक्षर, यानी किसी भी शीशे के नीचे अक्षर बड़ा क्यों दिखाई देता है? शीशे के नीचे अक्षर बड़ा क्यों दिखाई देता है? यानी वर्ड जो होते हैं शीशे के नीचे अंडर द आपका कांच जो होता है ना, कांच शीशा, लेड, तो उसके नीचे जो वर्ड दिखाई देंगे वो कैसा दिखाई देंगे? थोड़ा सा बड़ा दिखाई देंगे। 3 चीज़ हुआ। चौथा चीज़ आप नोट कीजिए, हीरा क्यों चमकता है? चौथा चीज़ आपका क्या है? ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से देखिए कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका? हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा भी जो है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही चमकता है। हीरा क्यों चमकता है? यानी डायमंड जो होता है वो उसका ब्राइट जो होता है वो क्यों होता है, इतना ज़्यादा ब्राइटनेस उसमें क्यों होता है? तो वो आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। हीरा क्यों चमकता है, ये भी हो गया आपका, ओके, ठीक है। यानी इस तरह का जो भी घटना आपको नज़र आए तो ये आपको प्रकाश का अपवर्तन डालना है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन अब आप लोगों ने जान लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, ये इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाए और कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए? 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, थोड़ा सा लेट से मतलब पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको कंसेप्ट जो है वो पूरे अच्छे तरीके से दूंगा और क्लियरली दूंगा, ठीक है। जो भी समझ में नहीं आए आपको पूछने की आज़ादी मिली हुई है, आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, अदरवाइज सबसे पहले कोशिश कीजिए आप यूट्यूब में कमेंट ही करने का, क्योंकि वहाँ पे आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जो है थोड़ा लेट से भी मिल सकता है, तो कमेंट करने का कोशिश कीजिए, तो वहाँ पे रिप्लाई आपको जल्दी मिले, क्योंकि वहाँ पे आपका छोटा सवाल होगा। जब जो सवाल आपका बड़ा हो तो उसको आप जो है व्हाट्सएप पर कीजिए, वहाँ पे रिप्लाई देने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो अपवर्तन का काम यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है, जिस तरह से आप लोग क्या पढ़े हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े हैं ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम होते हैं। और वो कितने नियम? 2 नियम होते हैं। अच्छा हाँ, 2 से याद आ गया, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आपको ऑप्शन में दे देंगे 1 2 3 4, तो आपको 2 टिक करके आना है, ठीक है। उसी तरह अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। उस नियम को मैं आपको लिखाने वाला हूँ। हेडिंग दीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। डैश दीजिएगा। रूल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए डैश दीजिएगा, नंबर 1 दीजिए। 1 नंबर में लिखिए, 1 नंबर में देखिए क्या होता है। चलिए लिखिए, इसको आपको ज़्यादा समझना नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा समझने की बात नहीं है, आराम से आप जो है इसको लिख लीजिए। छोटे छोटे 2 नियम हैं, ठीक है। जो समझने का होगा मैं उसको ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिए, आपतित किरण, जिसके बारे में हम लोग प्रकाश के परावर्तन में ही बात कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे समझना ज़्यादा कुछ नहीं है। लिखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल कहने का मतलब सरफेस, सतह,
आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये 1 नंबर हो गया। 1 नंबर हो गया। चलिए दूसरा नंबर लिखिए। दूसरा नंबर लिखिए। दूसरा नंबर इसका हो जाएगा, प्रकाश का किसी निश्चित रंग, प्रकाश का किसी निश्चित रंग एवं निश्चित माध्यम, प्रकाश लिखिए, प्रकाश का किसी निश्चित रंग एवं निश्चित माध्यम, प्रकाश का किसी निश्चित रंग एवं निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया के बाद लिखिएगा साइन आई। आपतन कोण की जया क्या होती है? साइन आई। और साइन आई के बाद लिखिएगा और अपवर्तन कोण की जया, और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया क्या होता है? साइन आर। अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का ऐसे लिखेगा स्नेल, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट मैंने लिखाया आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखाया किसी निश्चित रंग एवं निश्चित माध्यम में आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर एक निश्चित अनुपात होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हो गए। ठीक है, ओके, ये प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हो गए हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपतित किरण को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और अपवर्तित किरण को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन रे एंड perpendicular of the incident point, is available on same surface, यानी एक ही तल में। ठीक है, ओके, ठीक है। और उसी तरह से क्या लिखिएगा, यानी कहने का मतलब है कि गिवन मीडियम एंड गिवन कलर रहेगा तो इसमें आपतन कोण की जया, कहने का मतलब है आपतन कोण किसको बोलेंगे? यानी कि आपका इंसिडेंट एंगल और आपका रिफ्रैक्शन एंगल। ये इंसिडेंट एंगल साइन आई, रिफ्रैक्शन एंगल साइन आर इज ए
इज इक्वली प्रोपोर्शनल, इज प्रोपोर्शनली, ठीक है, इज प्रोपोर्शनली, यानी ये दोनों क्या होते हैं, आपस में समानुपाती होते हैं। और उसके बाद दे दीजिएगा आप साइन आई बटे साइन आर, उसके बाद क्या दे दीजिएगा, साइन आई, अनुपात कैसे लिखते हैं, साइन, अच्छा ये आप भी लिख लीजिएगा हिंदी मीडियम, आप भी साइन आई बटे साइन आर, इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, हो गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम भी मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है किसकी, अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक कहने का मतलब है कि हीरा जो है इतना ज़्यादा क्यों चमकता है, ठीक है। और सबको तो उससे जलन होता होगा कि यार ये जो है इतना मतलब क्यों चमकता है, और मतलब प्लास्टिक सोचता होगा कि हम क्यों नहीं चमकते हैं, कांच सोचता होगा हम क्यों नहीं चमकते हैं, वो भी तो आखिर मतलब आदमी तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसके मन में ऐसा लग तो सकता है, ठीक है। मतलब वो सोचता होगा कि हम क्यों नहीं चमकते हैं, हीरा ही क्यों चमकता है। तो देखिए आज हम आपका ये डाउट भी क्लियर कर देंगे। तो ऐसा इसलिए होता है बाबू क्योंकि इसका जो है ना अपवर्तनांक के कारण ये सब होता है, ये सारा चीज़ किसके कारण, अपवर्तनांक के कारण होता है, अपवर्तनांक के कारण, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो है आपको एक चीज़ और पूछा जाता है, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, इतना तो आपको मैंने बता दिया कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, सघन माध्यम कहने का मतलब है डेंसर मीडियम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी कि रिरर मीडियम में जाता है तो प्रकाश की किरण क्या होगी। तो वही पूछता है कि अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर हटेगी कि अपरिवर्तित रहेगी, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर भागेगी। कहने का मतलब ये तो अभिलंब हो गया, रुको पहले मैं आपको सघन माध्यम बनाता हूँ, ठीक है। सघन माध्यम मान के चलो ये कांच है, कांच है, यहाँ से ये कांच है क्या, हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से आपका प्रकाश निकला, ये आपका नॉर्मल कहने का मतलब अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अभिलंब, ठीक है। बार बार मैं आपको नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो ये अभिलंब हो गया, प्रकाश आया, प्रकाश यहाँ से आया, यहाँ से प्रकाश आया, प्रकाश यहाँ तक आया। अब यहाँ तक तो बेचारा ठीक है धीरे धीरे चल रहा था किसी तरह, कांच है तो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन यहाँ से तो इसको क्या मिल गया, हवा मिल गया, खुला हवा, नीचे कुछ तो नहीं है, नीचे खुला हवा, खुला हवा जब रहेगा तो ये क्या होगा, प्रकाश इधर भागेगा, ठीक है, प्रकाश दूर भागेगा, क्योंकि इसको जो है पहले जो है सघन माध्यम में रहता तो ये इस तरह से आता, ऐसे ऐसे। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर करता हूँ। पहले जो है ये क्या करता, ये जो है पहले ऐसे आता, इस तरह से आता, जब ये सघन माध्यम में रहता तो इस तरह से, लेकिन प्रकाश को देखा क्या मिला, एकदम पूरा खुला रास्ता, ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा भाग गया अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर भाग गया, ठीक है, इस तरह से इधर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर भाग रहा है। तो इसी तरह से फिगर बना लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से
दूर हटेगी, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा? when light is enter denser medium to rear medium, then light is away from normal, यानी नॉर्मल से दूर हटेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, अभिलंब से दूर हटेगा। हो गया। दूसरा, इसी का उल्टा क्वेश्चन क्या पूछ देगा? इसी का उल्टा क्या पूछेगा कि जब प्रकाश, उसमें क्या था? सघन से विरल। जब इस बार उल्टा पूछेगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश रीरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, ठीक है, तब क्या होगा? तो रीरल से जब डेंसर में जाएगा, तो चलिए हम इसका फिगर बनाते हैं। तो रियर मतलब हवा है। अच्छा चलो ठीक है, पहले डेंसर मीडियम यहाँ पे हम बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा डेंसर मीडियम। रियर मीडियम कौन रहा? अच्छा ये रहा आपका अभिलंब, यानी इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो रियर मीडियम यानी कि हवा से आया, ये कांच ले लो या पानी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ से प्रवेश किया, जैसे ये प्रवेश किया तो ये जो है धीमा हो गया। प्रकाश को कैसे? प्रकाश अगर प्रवेश करता तो इसको जाना कैसे था? जाना तो इसको ऐसे था, लेकिन जैसे ही ये कांच में प्रवेश किया तो ये क्या हो जाएगा? इसकी जो है गति यानी इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा, और स्लो होने के कारण ये क्या हो जाएगा? अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, बोलेगा नहीं हम इधर ही रहेंगे, ये अभिलंब से दूर नहीं भागेगा। जाना था इसको उधर, जाना था इसको यहाँ पे, लेकिन ये आ गया इधर खिसक गया थोड़ा सा। तो ये क्या हो गया? अभिलंब की ओर झुका। ये क्या हो गया? अभिलंब की ओर झुक रहा है ना, तो ये क्या हुआ? अभिलंब की ओर झुकेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर झुकेगी। इंग्लिश में इट इज बेंट toward नॉर्मल, यानी अभिलंब की ओर झुकेगी। यानी जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगा, ठीक है। कहने का मतलब है जब रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, यानी बेंड टुवार्ड नॉर्मल, ठीक है। अब आपका ये जो है अपवर्तन से रिलेटेड खत्म। अब हम लोग आते हैं अपवर्तनांक में। अब किस में आएंगे? अपवर्तनांक में। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? अपवर्तनांक। चलिए इसको जो है लिख लीजिएगा इसको अपने नोट्स में, कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुकेगी। तो किरण लिख सकते हैं आप, किरण लिखिए, प्रकाश लिखिए, को देखिए। तो किरण प्रकाश की ओर झुकेगी, ठीक है। किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक क्या होता है? चलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपका क्लास लास्ट की ओर है, बस अब आप लोग जो है 5 मिनट और लगेगा, ठीक है, बस उसके बाद कहानी फिनिश। अपवर्तनांक वाला कहानी फिनिश। नेक्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं? लेंस। उसके बाद हम लोग लेंस में करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट में जो है हम लोग लेंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अपवर्तनांक जो है
लेंस वाला जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग कर लेंगे। तो पहले अपवर्तनांक कर लेते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन इंडेक्स, रिफ्रैक्शन इंडेक्स। देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा जाता है? न्यूमेरिकल। ठीक है, इसमें आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यानी फिजिक्स में जो एक तरह का जिसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स टाइप का जो दिखता है ना हिसाब जिसको, उसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल। फिजिक्स में दिखता है आपको, भौतिकी विज्ञान जो होता है तो उसमें आपको दिखेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल। यही पूछा जाता है आपसे। और एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, जैसे पूछेगा, चलिए ठीक है, बाद में, पहले जो है हम लोग इसको कर लेते हैं। तो अपवर्तनांक किसको कहते हैं? अपवर्तनांक कहेंगे उसको कि वायु में, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए डायरेक्टली, आप सीधा लिखिए अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्शन इंडेक्स बराबर, अपवर्तनांक बराबर, इसका सीधा फॉर्मूला लिख लीजिए, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, उसके बाद बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश में रिफ्रैक्शन इंडेक्स बराबर, रिफ्रैक्शन इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, यह फॉर्मूला लिख लीजिए, पहले नोट कीजिए। चलिए, नोट हो गया, ओके, लिख लिए होंगे। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, समझिए इसको कि ये है क्या। तो आपसे जो है अपवर्तनांक का क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा, जैसे कि दे देगा आपको कि, आपको क्या दे देगा, जैसे कि मान के चलिए दे देगा कांच का अपवर्तनांक निकालिए। आपको क्या दे देगा? कांच का अपवर्तनांक निकालिए। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? ठीक है, कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? वायु में प्रकाश की चाल याद रखना होगा। तो वायु में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये लिख लीजिए, वायु में प्रकाश की चाल होती है इतना, हवा में प्रकाश की चाल इतना होता है। ठीक है, और मीडियम यानी दूसरा क्या था? माध्यम, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आप जो है कुछ कुछ माध्यम याद कर लीजिएगा, जैसे कि कुछ कुछ आपको याद करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो वो अगर आप याद नहीं भी करते हैं तो डायरेक्टली आप क्या कर लीजिए, आपको एक टेबल दिखेगा। ठीक है, अगर आपके पास NCERT का बुक है अगर आपको, तो ठीक है, नहीं है तो हमको बोल दीजिएगा कि मेरे पास बुक नहीं है कमेंट के अंदर। ठीक है, और अपना नंबर दे दीजिएगा, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे जो है PDF के रूप में जो चैप्टर अभी चल रहा है उसका PDF आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा बुक ही है NCERT का। ये सोचिएगा कि नोट्स बना के भेज देंगे, तो नोट्स बना के, मैं नोट्स बनाने वाला नहीं हूँ। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि नोट्स आप लोग खुद बनाइए। ठीक है, तो मैं बुक दे दूंगा आपको, वहाँ से आपको टेबल मिलेगा। टेबल में आपको जो है अपवर्तनांक लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? अपवर्तनांक। बहुत सारा चीज़ का अपवर्तनांक लिखा हुआ मिलेगा।
तो वो जो है आप देख लीजिए, जैसे कि कुछ का मैं अपवर्तनांक आपको लिख के दे रहा हूँ। जैसे कि आपका हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, हवा का अपवर्तनांक होता है आपको, हवा का होता है 1.003, ठीक है, यही होता है हवा का अपवर्तनांक। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट क्या चीज़ का है, उसके बाद है आपका इम्पोर्टेंट पानी का, तो पानी का होता है 1.33। उसके बाद बेंजीन का लिखते जाइए, चलिए यहाँ पे ये वायु, ये जल, ये लिख लीजिए आप, हीरा का लिख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। डायमंड का होता है आपको 2.42, ये किसका होता है, हीरा का। इसके बाद फिर आपको फिलंट कांच का पूछता है, जिससे कि लेंस बनाया जाता है, ठीक है, तो इसका लिख लीजिए फिलंट कांच, इंग्लिश में इसको फिलंट लेड बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका जो है आपका होता है 1.65, हाँ ठीक है, फिलंट का 1.65। उसके बाद जो है आप और किसका, फिलंट कांच के बाद और आप लिख लीजिए एक क्राउन कांच का लिख लीजिए, ठीक है, या फिर एक लिख लीजिए आप बेंजीन का, चलिए बेंजीन का लिख लीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेंजीन का होता है आपका 1.5, ये किसका होता है, बेंजीन का। बुक में आपको बहुत सारा जो है अपवर्तनांक दिया हुआ रहेगा, तो ये जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जैसे पूछता है आपको हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। और ख़ास तौर पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ 2.42 इसका होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको ये वाला ऑप्शन ज़रूर देता है, तो ऐसा नहीं कि इसको टिक करके आ जाइएगा। 2.24 ये जो है देखने में एक ही जैसा लगता है आदमी को, बस आदमी इसी को टिक करके आ जाता है, ये बहुत स्टूडेंट गलती करता है, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान में रखिएगा, 2.42 आंसर होता है, ठीक है, ये बात जो है आपको ध्यान रखना है। 2.42 आंसर होता है हीरा का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है अपवर्तनांक में, और बाकी का और ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बाकी और ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। ओके, बाकी आपको चाल जो है, जैसे देखिए अपवर्तनांक अगर मान के चलिए आपको निकालने के लिए पूछे, अपवर्तनांक अगर आपको निकालने के लिए पूछा जाए, तो अपवर्तनांक निकालने के लिए आपको जो है प्रकाश का चाल तो आपको याद रखना ही होगा, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरा जो भी रहेगा उसका चाल आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को भाग दे दीजिएगा। जैसे मान के चलो कुछ भी यहाँ पे मान के चलो पानी का दिया हुआ है हमको 2.2 दिया हुआ है, ठीक है, 2.2 दिया हुआ है गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को भाग देंगे, और उसके बाद जो है जितना कटेगा काट के, उसके बाद जो है फिर यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो वही क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक यहीं पे आपका क्लियर होता है। इसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग जो है कल जो है आपको लेंस पढ़ाया जाएगा। लेंस में से देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको जो है ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपका क्लास जो है लेने के लिए कोई भी टीचर आ जाते हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और अब तो और ज़्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि अब आप लोग का टाइम जो है ख़त्म हो गया, बिल्कुल 80 दिन बचा है। तो इसलिए जो है क्लास देखिए लगातार, तभी एग्ज़ाम लगेगा पार, ठीक है। तो बिल्कुल क्लास देखा कीजिए, ठीक है। ओके, तो क्लास आपका जो है काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस कारण से तो आप लोग को ये मत सोचना है लंबा हो छोटा हो, जैसा भी क्लास हो, आपको बिल्कुल क्लास जो है पूरा एंड तक देखना है, तभी आप जो है क्लास में सारी चीज़ समझ पाओगे, ठीक है। एंड तक क्लास को देखा करो। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि
लेंस का क्लास जो है अभी आपको ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को नहीं होगा। ये जो है आपको सीधा जो है अब आपको कब क्लास मिलेगा, अब आपको सीधा जो है सैटरडे को क्लास मिलेगा। ठीक है, सीधा आपको सैटरडे को क्लास मिलेगा यानी कि शनिवार को। ठीक है, यानी 16 तारीख से जो है आपका क्लास 16 तारीख नहीं, आपका क्लास सीधा जो है 17 तारीख से लगातार आपका चलने वाला है, यानी 17 अक्टूबर से। ठीक है, 17 अक्टूबर 16 अक्टूबर तक आपका जो है मेरा क्लास बंद रहेगा। बाकी सर का जो है, बाकी जो सर क्लास लेते हैं मैथ का, तो वो क्लास कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, इधर से हालांकि जो है क्लास में काफ़ी ज़्यादा जो है मेरा क्लास जो है थोड़ा सा गैप हो रहा है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। क्लास जो है थोड़ा लंबा करके मैं आपको पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। आप सिलेबस की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सीधा 17 अक्टूबर को। तब तक के लिए जो है अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, उसको रिपीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितना भी आपका क्वेश्चंस VVI वाला लगा हुआ है उसको कम से कम देख लीजिएगा। मिलते हैं तब तक मिलते हैं आपको 17 अक्टूबर को। ओके, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।